दोनों केस में फर्क दिख रहा है ना? यहाँ पे हमने मर्क्यूरी, इस केस में हमने यहाँ पे मर्क्यूरी फिल किया हुआ है और यहाँ पे कोई मर्क्यूरी नहीं है, सेम फ्लूइड है। इस केस में सेम फ्लूइड है। अगर यहाँ पे डेंसिटी रो है तो इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, सेम डेंसिटी वाला है, एवरीवेयर द सेम डेंसिटी। इफ द प्रेशर P1 इज हायर, द लेवल हेयर इज हायर। यहाँ का जो लेवल है वो आप बोलोगे कि वही यहाँ के जो लेवल है वो H1 लेवल है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ की जो लेवल है वो डिफरेंट है, वो H1 लेवल है, और यहाँ की जो लेवल है वो डिफरेंट लेवल है, वो H2 लेवल है। और दोनों की जो डिफरेंस ऑफ लेवल्स है, ये डिफरेंस ऑफ लेवल्स, एंड दिस इज इक्वल टू H1 माइनस H2 एंड दिस इज इक्वल टू H। और ये जो प्रेशर डिफरेंस होने वाला है ना यहाँ पे P1 और P2 के बीच में, हम इसी गॉज प्रेशर, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें दिख रहा है, हायर प्रेशर मीन्स यहाँ और इसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, हाँ भाई इस प्रेशर डिफरेंस को आप नोट कर सकते हो। दिस प्रेशर डिफरेंस कैन बी इक्वल टू रो जी एच। इसी एक्सेस प्रेशर की वजह से दोनों आर्म्स में डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्लूइड है, बट द सेम फ्लूइड, सेम रो जी एच। So this is also the venturimeter. ये भी venturimeter है. It is also the type of venturimeter. It is also the venturimeter. यहाँ भी तरीका वही है. यहाँ भी हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. यहाँ भी आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दो इक्वेशंस आपको यूज करना है. कौन कौन सी इक्वेशन? नंबर 1 इस पॉइंट्स के लिए लिख लेंगे. क्या लिखो भाई? A1 V1 should equal to A2 V2. Again same equation of continuity. So you can use the equation of continuity here also. So by equation of continuity what can be expressed? बोलिए. The equation of continuity क्या आएगा? A1 V1 A2 V2. That's it. लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो वेंट्रीमीटर को जो यूज करते हैं, वो हमारा पर्पस क्या है? पर्पस है इस V1 को जानना, मतलब मेन पाइपलाइन से जो फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है तो उसकी स्पीड को जानना. तो हमारा मेन पाइप इंटरेस्ट V1 में है, V2 में मेरा इंटरेस्ट नहीं है. V2 तो इस कंस्ट्रक्शन के पास है, थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी स्पीड है. मेन स्पीड हमारा क्या है? V1 स्पीड, क्योंकि पाइपलाइन इसी क्रॉस सेक्शन का होगा पूरे थ्रू आउट, इधर भी और इधर भी, ऐसे ऐसे. तो यहाँ भी जब इस क्रॉस सेक्शन में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे स्पीड V1 ही होंगे. तो हमारा जो मेन मकसद है वो V1 के लिए है. तो हम यहाँ से V1 जानने के लिए हमें V2 को रिप्लेस करना होगा. तो V2 अगेन इज इक्वल टू वही बात, A1 बाई A2 और इनटू V1 हो जाएंगे. दैट्स इट. तो रिलेशन विल बी द सेम जो आपने पहले देखा है. नंबर 1 अगेन बाय इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, अनदर इक्वेशन. आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि हमारे पास दो ही लॉज है और इन्हीं लॉज पे सारा काम हो रहा है अपना. one is conservation, one is based on conservation of mass, another is conservation of energy. बस दोनों से काम हो जाता है. जहाँ पे सो बर्नौलीज इक्वेशन से हमारा भी काम हो गया. यहाँ पे we can write the Bernoulli equation. The pressure at the point P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus 1 by 2, sorry 1 by 2 हो चुका है. Now rho GH simply the rho GH. तो what is the H? अब इसकी हाइट, हमें अब हाइट जो बर्नौली इक्वेशन की जो हाइट है H, वो इस H से नहीं है. ओके, ये ग्राउंड लेवल से दोनों की. मैं यहाँ पे H में थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दूंगा, आपको बताना चाहूंगा. यहाँ पे 1 सेकेंड, ग्राउंड लेवल में दिखा दूं यहाँ पे. तो दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है. तो ग्राउंड लेवल से हर जगह की पॉइंट सेम ही है. H1 H2, ये तो H1 H2 हमने यहाँ का ले लिया, यूट्यूब का है, बर्नौलीज इक्वेशन में है, इसका यूज नहीं है.
इस वाले H1 का यूज है, यहाँ वाली, तो दोनों का लेवल सेम ही है ना, बोथ आर एट द सेम लेवल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कैपिटल H बोल देता हूँ ना, ओके, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्मॉल h लिख दिया था। तो कैन वी राइट द कैपिटल H जस्ट फॉर इंडिकेशन। तो दोनों की जो हाइट है वो कैपिटल H, यहाँ पे कैपिटल H, और ये भी जो है ना, अगर मैं इस पे H2 बोल दूं तो इट इज द कैपिटल H, इट इज द कैपिटल H। इसी को यूज करना है हमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, बोथ आर एट द सेम लेवल, दो बोथ पॉइंट एट द सेम लेवल। सो यहाँ पे मैं कैपिटल H1 को इस्तेमाल कर लूँ, एक ही बात है ना। ओके, एंड सो इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर एंड प्लस रो GH2। लेकिन ये जो H1 और H2 है दोनों सेम ही है, ये दोनों तो हट जाएंगे यहाँ से, और आपके पास एक सिंपल सा रिलेशन अब आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर के जगह पे आप V1 के फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। कैन राइट, क्या आ जाएगा, सो इट इज द A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर इनटू V1 स्क्वायर। ओके, यहाँ भी डाल लें V1 स्क्वायर, और ये लीव द V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, -1 V1 स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों वो आ गया भाई, इधर भी आ गया, दोनों इस तरफ आ गए। तो पिछले रिलेशन और इस रिलेशन में फर्क ये है कि यहाँ पे रो P1 माइनस P2 में भी जो रो है ना, रो GH, व्हाट इज द P1 माइनस P2, तो दैट इज कॉल्ड रो GH, दिस है। तो यहाँ भी वही रो है, जबकि इस वाले में क्या था, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी थे, एक रो ऑफ मर्क्यूरी आ रहा था, एक रो ऑफ फ्लूइड आ रहे थे। फ्लूइड की एक अलग रो है, यहाँ पे फ्लूइड की अलग रो है, मर्क्यूरी की अलग डेंसिटी है, इसलिए इसके फॉर्मूला में हमें दो तरह के रो आ रहे थे, यहाँ पे रो ऑफ मर्क्यूरी एंड रो ऑफ द फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला में, और थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में फॉर्मूला आ जाएगा, isn't it? तो देखें, P1 माइनस P2 की पे आप क्या लिख सकते हो, P1 माइनस P2 की पे आपने लिख दिया रो GH इज इक्वल टू रो GH इज इक्वल टू 1/2 रो, बोलिए तो, A1 by A2 is it okay, -1 and V1 स्क्वायर, V1 हमारा, so therefore रो विल कैंसिल। अब हम इस रो को हटा लेंगे यहाँ से, हमारे लिए काम का नहीं, both row is same here। okay, so just got the speed now। what is the value of the V1? V1 can be equal to S twice GH divided by A1 square by A2 square, दोनों को इकट्ठे भी स्क्वायर कर सकता हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, A1 upon A2 whole square -1 and root of it, that's it, and इनकी रूट कर लेता हूँ, yes। So this is also the equation of the speed of the fluid through a pipe by using the venturimeter. It is also the venturimeter, venturimeter. It is also the venturimeter. So type 2, next type 2 venturimeter. Type 1 venturimeter, type 2 venturimeter. Venturi. Venturi. So venturimeter is a device to measure the speed of the liquid through a pipe. Is it okay? Yes, sir.
So the important conclusion, one important conclusion is that where the speed is higher, what about the pressure? Low. Low pressure. This is the very important. Where the speed is low, High the pressure. pressure is high. That's it. So this important conclusion, the point at which the pressure is high, the speed is lower and vice versa. है ना? इस चीज को हमने समझ लिया यहाँ पे वेंटोमीटर। तो हमारे पास दोनों तरह के वेंटोमीटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे वेंटोमीटर, जैसे सपोज करो कि फ्लूइड में गैसेस फ्लूइड हो, गैस वाले गैसेस हो, तो गैस के लिए सच टाइप ऑफ वेंटोमीटर इज यूज्ड, क्योंकि इसमें तो रखूंगा तो गैस तो फिर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इजंट इट? तो उनके लिए। लेकिन कोई लिक्विड वाले हो और पेट्रोलियम डीजल वाले में, तो डीजल वाले को भी ऐसे नहीं रख सकते ना, वो भी एयर से में ऐसे जाकर के इवेपोरेट कर जाएंगे। पेट्रोल वाले को भी नहीं रख सकते ऐसे। तो आमतौर पे वाटर वाले के लिए, जो इवेपोरेट नहीं कर पाते हैं जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पे, उन वैसे फ्लूइड के लिए हम ऐसे वेंटोमीटर को यूज कर सकते हैं। और जो थोड़ी ज्यादा महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, ऐसे वाटर से ज्यादा एक्सपेंसिव तो कुछ भी नहीं है लाइफ के लिए, है ना? नो वाटर नो लाइफ, नो वेल वी कैन लिव, बट नो वाटर वी कैन नॉट लिव। यस, इट्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग, बट that is not concerned to that one. Okay, तो जो नॉर्मल, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो ट्रैप रह सकते हैं, जिनको ट्रैप करके रखना पड़ता है, तो उनके लिए हम ऐसे वेंटोमीटर का इस्तेमाल करें। इसमें एक एडिशनल मर्क्यूरी आ जाता है, तो आप ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे 2 टाइम्स जो जी है, यहाँ पे मर्क्यूरी वाला डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे ऊपर में मर्क्यूरी वाला आएगा, है ना, न्यूमरेटर में, और यहाँ पे रो वाली आएगा। ये ध्यान दें, मर्क्यूरी का डेंसिटी कहाँ पे रहेगा भाई? वैसे बिल्कुल दोनों में एक जैसा ही रिलेशन है ना यहाँ पे। अगर मैं उस वाली वेंट्री मर्क्यूरी वाले को यूज करूंगा, तो वी हैव टू यूज मर्क्यूरी यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लूइड का आ जाएगा, isn't it? Yes, sir. Okay, that's it. The one thing is that. Now, what is now the application of this? अब हायर प्रेशर लो स्पीड, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन में एक कहते हैं कि व्हाई द टेम्पररी roof of the temporary house blown away in the cyclone। जब थोड़ी तेज हवा चलता है, तो जो टेम्पररी हाउस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, टेम्पररी हाउस रूफ, जैसे कोई टेम्पररी हाउस बनाता है ना, जैसे घर की छतों के ऊपर में अगर हमें सीढ़ी घर बनानी होती है, और उसके ऊपर में हमारा और प्लान होता है कि नहीं भाई, 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे और इसके ऊपर में एक और फ्लोर लेने हो, तो वहां पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करके वो उस पर एस्बेस्टस की सीट डाल देते हैं, है ना, आमतौर पे। तो हम उसको बोलते हैं कि ओके, दैट इज द टेम्पररी हाउस, है ना। तो आप एस्बेस्टस की सीट डाल दो, या वुडन सीट डाल दो, और दूसरी जगह सिटी पे, डिफरेंट सिटी में वुडन सीट्स रहते हैं, गाँव में हट हट होते हैं, झोपड़ियाँ होती है जंगलों में, ऐसे ऐसे बना के रखते हैं। तो इस तरह के हम हाउस को हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं। टेम्पररी हाउस में क्या होता है कि हाउस है तो डोर भी होंगे, विंडो भी होंगे। सपोज ऐसे डोर है, ओके। ओके,
जब साइक्लोन आएगा, आंधी चलेगी तो क्या होता है भाई? जब साइक्लोन आते हैं, आंधी चलती है, तो बाहर का जो एयर है ना, ये हाई स्पीड से मूव करता है। तो हम कहेंगे कि ओके, देयर इज अ हाई स्पीड एयर। इस तरह हाई स्पीड एयर होते हैं। वी इज हाई, यहाँ पे हाई स्पीड होता है, वी की वैल्यू हाई होती है। लेकिन अंदर में आपने हट है, कुछ भी है, वॉल है, इसने बंद करके रखा हुआ है, डोर इज क्लोज्ड, है ना? डोर तो है लेकिन डोर तो क्लोज्ड है, ऐसे डोर इज क्लोज्ड, ये डोर क्लोज किया हुआ है। अंदर में हवा नहीं पहुंच पाती, या पहुंच पाती भी तो थोड़ी बहुत हवा अगर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली बाहर के मुकाबले में अंदर की स्पीड क्या होगा एयर का, यहाँ पे जो एयर के स्पीड क्या होंगे, कम होंगे, यहाँ पे लो स्पीड होंगे। तो यहाँ पे वी लो होता है, इनसाइड में स्पीड इज लो। तो जहाँ पे स्पीड लो होगा वहां पे प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाई, तो यहाँ पे हाई प्रेशर। अगर स्पीड इनसाइड स्पीड ऑफ एयर इज लो, देन प्रेशर पी इज हाई, तो पी हाई हो जाता है, हाई प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर हो जाते हैं वो हाई हो जाएंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो लो होगा। तो फिर यहाँ पे एक थ्रस्ट मिलेगा इसको, ये जो रूफ है, इस रूफ को एक थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ऐसे ऊपर उठना चाहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बांधा हुआ है ना, ऐसे नॉट नॉट बांधे होते हैं, तो ऐसे उठते जाएंगे, ऐसे धीमे धीमे बार बड़े ऊपर जाएगा, ऊपर उछलेगा, उछलने की कोशिश करेगा ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉट धीमे धीमे टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और फिर ये हवा इसको अपने साथ लेके चला जाता है। फिर हवा में ये ब्लोन अवे हो जाता है, फिर ऐसे ब्लो करने लगता है ना, फिर ये ब्लो अवे हो जाता है। जो टेम्पररी हाउस का जो छत है बाहर निकल जाता है। क्यों भी? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लगेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, थ्रस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एफ नेट लग रहा है, थ्रस्ट बोल सकते हैं, नेट थ्रस्ट किधर से, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब जब हवा आएगी ऐसे ये उड़ जाते हैं। लेकिन हम इससे बच सकते हैं अगर हम अंदर का भी स्पीड को, अंदर में एयर की स्पीड को, यहाँ भी एयर की स्पीड को हाई रख दें, जितना स्पीड इधर है उतना ही इधर रख दूं, तो जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, तो फिर इसको नेट थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, विंडोज और डोर्स ओपन कर दिए। इनको ओपन कर देंगे। तो जब भी ऐसा टेम्पोररी हाउस हो छत के ऊपर में, जब बहुत ज्यादा तूफान आ जाए, तो लोग सोचते हैं कि नहीं उसको हम क्या करें, उसको बंद कर देते हैं, बंद करने से ये उड़ जाएंगे, छत उड़ जाएंगे। तो क्या कर देना चाहिए, हमें उन्हें खोल देना चाहिए। टेम्पोररी हाउस की बात कर रहा हूँ। या फिर यहाँ पे एक वेंटिलेशन फ्रेम करना चाहिए, इस जगह पे एक वेंटिलेशन फ्रेम करना चाहिए इसको, यहाँ पे ऐसे वेंटिलेशन भी लगा देना चाहिए। जाओ भाई, वेंटिलेशन ऊपर नहीं रहेंगे, अब इधर से भी एयर इसके अंदर में जाएंगे। तो विंडो एंड डोर शुड बी ओपन, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो टू अवॉइड, प्रॉपरली वेंटिलेशन होना चाहिए। To avoid the blow of roof, properly ventilation होना चाहिए, proper ventilation should be maintained. Isn't it? That's it. तो एक तो टेम्पोररी हाउस का एक एग्जांपल हो गया इस पे। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जो स्पोर्ट्स में थोड़ी इंटरेस्ट लेते हैं, जो क्रिकेट में थोड़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने कमेंट्री में कुछ सुना होगा कि देयर इज अ स्विंग ऑफ बॉल, बॉल इज स्विंगिंग, बॉल कहीं ऊपर उठ गई, बॉल नीचे आ गया, बॉल विकेट की तरफ आ गया, बॉल ने स्विंग ले लिया, बॉल में मैग्नस इफेक्ट हो गया। इट्स अ मैग्नस इफेक्ट। व्हाट इज दिस? देखें, जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, विकेट्स हैं, 3 विकेट्स है, बैट्समैन इधर बैट्समैन है और कहीं पे बॉलर है, अपोजिट साइड में इधर बैट्समैन है, ये बॉलिंग साइड है, ये बैटिंग साइड है सपोज, और एयर का ब्लो ऐसे हो रहा है, एयर इज ब्लोइंग दिस वे, एयर ब्लो ऐसे हो रहे हैं, और बॉलर ने, जो स्पिन बॉलर है, जो बॉल को घुमा देते हैं, बॉल को जो रोटेट कराते हैं, ट्विस्ट कराते हैं बॉल को, बिल्कुल स्पिनर्स है ना, आप देखे जानते होंगे, स्पिनर्स होते हैं और फास्ट बॉलर्स होते हैं। तो जो स्पिनर्स होते हैं उनमें देखो क्या होता है, फास्ट बॉलर्स वाला में भी या मीडियम पेस बॉलर्स जो होते हैं उनमें भी काफी स्विंग होता है बॉल में। खासतौर पे जो स्पिन बॉलर होता है तो बॉल को स्पिन कराते हैं ऐसे। ये बॉल है, और बॉल में जो क्रिकेट का बॉल होता है उसमें स्टिचेस जब पुराना होने लगते हैं तो उसके स्टिचेस खुलने लगते हैं, धागे खुलने लगते हैं, उनके सरफेस रूखे होने लगते हैं, और धागे ऐसे ऐसे कहीं कहीं निकल जाते हैं, और नहीं निकलते हैं तो बॉलर्स उसको रगड़ते भी हैं, उनको अपने कपड़ों से, क्लॉथ से रगड़ रगड़ करके, कभी कभी टेम्परिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फाइन भी देना पड़ता है। वाई दे आर टेम्परिंग द बॉल? बॉल टेम्परिंग करने का मतलब ये होता है कि कभी उनके वो स्टिचेस को ना खोलने की कोशिश करते हैं धागों से, नाखूनों से, या दांतों से, कभी मौका मिल जाए तो, लेकिन कैमरा इतना तेज होता है कि पकड़ में आ जाते हैं ऐसे, और अक्सर किसी न किसी जो इस तरह से काम करते हैं उनको फाइन करना पड़ता है, या अगले मैच से उनको बाहर निकाल देते हैं। यू आर नॉट फिट फॉर द गेम, तुम गलत काम कर रहे हो। गलत क्या है इसमें? गलत यह है कि वो एक्स्ट्रा स्पिन चाहते हैं। एक्स्ट्रा स्पिन कैसे मिलेगा? लेट्स सी दैट। अगर किसी बॉलर ने बॉल को ऐसे स्विंग, ऐसे रोटेट करा दिया है एंगुलर स्पीडों में, ऐसे घुमाते हुए, बॉल आगे भी चलता है और रोटेट भी करते हैं बॉल, है ना, अपने फिंगर से उसको घुमा देते हैं ऐसे, है ना, रोटेट करा देते हैं। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो अगर एयर स्पीड, अब यहाँ पे देखना एयर स्पीड किधर है, मैं 3 स्पीड दिखाऊँ, एयर स्पीड इधर है भैया, ऐसे है, ये वी एयर है, और ये जो इनका जो स्पीड है ना, इस बॉल के जो सरफेस है उसका भी स्पीड ऐसा ही है, सरफेस ऑफ बॉल, सरफेस ऑफ बॉल। तो यहाँ पे जो नेट एयर स्पीड, जो जो एयर यहाँ से ऐसे कोलाइड करेंगे ना इससे, इनके साथ जो आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे जो एयर, उनको एक्स्ट्रा एयर स्पीड मिल जाता है, उनको बोलते ऐसे चले जाते हैं, जैसे फैन का ब्लेड, जैसे फैन का ब्लेड हो और एयर को यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाता है ना, एयर का जो स्पीड हो जाता है, वी एयर स्पीड, एक्स्ट्रा एयर स्पीड हो जाते हैं, एडिशनल हो जाता है, यहाँ पे वी ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे वी मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम एयर स्पीड मिलने लगता है। जबकि इन्हीं इसी वजह से, इनकी रोटेशन की वजह से ही ये जो रोटेट कर रहे हैं ना ऐसे यहाँ पे, तो जब ऐसे ये यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो बॉल का वही पार्ट अब यहाँ पे उल्टी अब ऐसे रोटेट कर रहा है इधर की तरफ, और एयर स्पीड तो ऐसा ही है, वी एयर स्पीड तो इस तरफ ही है, लेकिन यहाँ पे इसके कांटेक्ट में जो एयर होंगे ना, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में, उनको ऐसे आ रहा है एयर, तो इसको रोक देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एयर का जो नेट स्पीड होता है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो ना वी मिनिमम हो जाते हैं एयर का, तो जब यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम एयर हो जाता है वहां पे क्या हो जाएगा, हाई High प्रेशर, pressure. यहाँ पे हाई, इसके बॉल के ठीक नीचे में या बॉल के पास में हाई प्रेशर डेवलप कर जाता है, और बॉल के ऊपर में
लो प्रेशर डेवलप कर जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉल में एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर का एक थ्रस्ट मिलेगा ऐसे। तो जैसे ही बॉल बैट्समैन के पास ऐसे पहले तो ग्राउंड से टकराता है, ग्राउंड पे टप्पे मारेगा, फिर जैसे ऊंचा उठेगा, बैट्समैन सोचेगा कि अच्छा बॉल तो मेरे पास ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, बॉल यहाँ पे आने लग रहा है, लेकिन नहीं, बॉल में तो थोड़ी सी लिफ्टिंग हो गया और बॉल यहाँ पे नहीं आकर के ना बॉल ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट कर गया। बैट्समैन ने बैट को ऐसे लगाया था, यहाँ पे बैट्समैन ने बैट को यहाँ पे लगाया, ऐसे लगाया, लेकिन नहीं, ये थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट गया, बैट्समैन का बैट की थोड़ी एजेस को अगर ले लेगा, बैट्समैन ने सोचा कि नहीं, वो बैट की बिल्कुल मीड में इसको हिट करेगा, सेंटर पे हिट करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पे, और इसको बिल्कुल सिक्स लगाएगा। लेकिन सिक्स क्या लगाएगा, इसके मीट पे नहीं लग पाया, इसके यहाँ पे एज पे लग गया थोड़ी सी, या नहीं लगा, दो ही बातें हो सकती है। मीट पे तो नहीं लग पाएगा, कहाँ पे लग पाएगा भाई, एज पे लग जाएंगे, या फिर नहीं, मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा तब भी बॉलर को फायदा हो गया, और अगर एज पे लग गया तब भी बॉलर को फायदा हो जाएगा कि सिक्स नहीं जा पाएगा, और हो सकता है कि बहुत ऊंचा उछाल ले और फिर वापस ऐसे आ जाए और विकेट कीपर ही उसको कैच कर ले। तो आमतौर पे जो विकेट कीपर आप जो देखते होगे ना कि वो एज लग जाता है और बहुत ऊंचा चला जाता है, हाई वर्टिकली ऊंचा चला जाता है, और फिर बैट्समैन ही विकेट कीपर के पास ही पहुंच जाता है वो बॉल, या आसपास में गिरते हैं, तो इन्हीं वजह से होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। तो ये कमेंटेटर जो